नमस्कार दोस्तों, मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये कहानी आप लोग कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप लोग कल की वीडियो नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूँगी, देख लीजिएगा। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। बुढ़िया, आँखों पर इतना बड़ा बड़ा चश्मा लगा है, फिर भी तुझे दिखाई नहीं देता क्या? फर्श पर कब से चटनी बिखरी पड़ी है, इसे क्या तेरी माँ साफ करेगी? अभी मेरा पैर फिसल जाता तो। मनीषा, यह कैसी पार्टी रखी है तुमने? कोई ढंग तरीका ही नहीं है। मनीषा गुस्से में बोली, मम्मी जी, अब बैठी बैठी मेरा मुंह क्या देख रही हैं? चुपचाप साफ करिए। शांति जी नम स्वर में बोली, बहू मैं? नहीं तो और कौन करेगा? छोड़िए खाने की प्लेट और पहले इसे साफ कीजिए। दिखाई नहीं दे रहा? सारे मेहमान अभी यहीं पर हैं और उनकी देख रेख करने की बजाय आप यह खुद ही खाने में लग गई। क्या यही संस्कार है आपके? शांति जी नम आँखों से बोली, बहू तुम तो जानती हो, कल मेरा निर्जला व्रत था और आज मैंने तुम लोगों की सफलता के लिए व्रत रखा था। अब और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी और व्रत की खोलने का समय हो गया था, इसीलिए बस सोचा। उनकी बात को बीच में काटती हुई मनीषा बोली, जाइए पहले मेहमानों को जाकर देखिए, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए और यह सबसे पहले चटनी को साफ कीजिए। शांति जी अभी तक एक निवाला भी मुंह में नहीं डाली थी और बहू ने उनके हाथ से खाने की प्लेट छीन ली, लेकिन अब भूख के मारे उनके प्राण निकले जा रहे थे। उन्होंने पहले वह फर्श पर गिरी हुई चटनी साफ की। शांति जी कभी खाने की प्लेट लेकर मेहमानों के आगे पीछे तो कभी पानी की ट्रे लेकर। आज किशोर जी को याद करके शांति जी की आंखें बार बार नम हो रही थी। किशोर जी ने उन्हें कभी उनके आत्मसम्मान को झुकने नहीं दिया था। खुद से ज़्यादा वह शांति जी को मान सम्मान देते थे। उस जमाने में ना तो मोबाइल फ़ोन था और ना ही कोई संपर्क के साधन, जिसके जरिए शांति जी अपने पति से बात करके दुख को बांट सकती। अरे यार, यह कैसी बोरिंग पार्टी रखी है। हम तो चलते हैं, हमारे बच्चे बोर हो रहे हैं। मनीषा की एक सहेली बोली। मनीषा अपनी सास से बोली, मम्मी जी, आपसे कहा था ना कि बच्चों के मनोरंजन के लिए बाहर से किसी जोकर का या कोई इंटरटेनमेंट का इंतज़ाम कर देना। शांति जी बोली, बहू इतने काम थे तो याद नहीं रहा। मनीषा गुस्से में बोली, तो अब इन बच्चों का मनोरंजन कौन करेगा? ऐसा कीजिए, वह जो सुबह मैंने आपको एक ड्रेस लाकर दी थी ना, आप वही पहनकर बच्चों का मन बहलाइए। आपके बेटे की सफलता की इतनी बड़ी पार्टी है तो कोई निराश नहीं लौटना चाहिए। अब जाइए यहाँ से, मेरा मुंह मत देखिए। शांति जी कुछ नहीं बोली और चुपचाप वह ड्रेस पहनी और मन ही मन सोची कि बच्चों से कैसा बैर। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, इसीलिए शांति जी ने अपने आंसू पोंछे और वह भी बच्चों के साथ बच्ची बन गई। कभी वह उनको मदारी वाला नाच करके दिखाती तो कभी मोर की तरह नाच कर खुश करती। पर शांति जी का नज़र जैसे ही पार्टी में मौजूद लोगों पर गई, जो उन पर खिलखिलाकर हंस रहे थे, यहाँ तक कि बेटे बहू भी अपनी माँ का अपमान करने से पीछे नहीं हटे। शांति जी के मास्क के पीछे छुपे चेहरे पर आंसू झरझर बह रहे थे। कुछ देर सब लोग जा चुके थे, लेकिन इतना अपमान खाने के बाद शांति जी की अब भूख भी मर चुकी थी। वह कमरे में जाकर ढम से लेट गई। 2 दिन से व्रत के कारण उनकी तबीयत भी
काफ़ी खराब हो चुकी थी। ऐसे ही वक्त बीतने लगा। एक दिन शांति जी बाहर से लौटी तो देखा उनका सामान घर के बाहर वाले आंगन में रखा था और सभी कमरों के ताले लगे हुए थे। तो उन्हें थोड़ी घबराहट हुई। फिर शांति जी रसोई में सामान रखने के लिए गई तो देखा किचन का भी ताला लगा हुआ था। उन्होंने शक पकाते हुए एक पड़ोसी से पूछा, बहन जी, मेरे बेटे बहू का कुछ पता है क्या आपको कि कहाँ गए हैं? नहीं शांति बहन, पता तो नहीं है। आपके जाने के कुछ देर बाद ही वह कुछ सामान लेकर निकल गए। यह सुनकर शांति जी लड़खड़ाते कदमों से वहीं दरवाजे पर गिर गई। उनके हाथ से सामान का थैला छूटकर नीचे गिर पड़ा था और एक एक करके सारा सामान घर के बाहर में फैल चुका था। अब वह कहाँ जाएगी, यही सोच सोचकर उनकी हालत खराब होती जा रही थी। करीब 1 घंटे तक वह पत्थर की मूर्ति की तरह वहीं दरवाजे पर ही बैठी रही, जहाँ एक अनजान शहर में लोग एक दूसरे की मदद करना तो दूर, आपस में बोलना भी पसंद नहीं करते हैं। वहाँ शांति जी किससे मदद मांगती? उनके पास पैसे भी नहीं थे कि वह पति के पास वापस जा सकती थी। धीरे धीरे शांति जी ने बड़ी हिम्मत के साथ खुद को संभाला और वहीं 1-2 घरों में काम करके अपना पेट भरने लगी और रात को घर के बाहर वाले आंगन में ज़मीन पर ही सो जाती थी। ऐसे ही करीब 1 महीना बीत चुका था, लेकिन बेटे बहू लौटकर अभी तक नहीं आए थे। बेटे के विश्वासघात और पति से दूरी के कारण वह धीरे धीरे बीमार रहने लगी। हालत यह हो गई कि एक दिन मैं उठ नहीं पाई। 2 दिन तक जब तक वह लौटकर काम पर नहीं गई तो एक भले आदमी ने उन्हें ऐसी हालत में देखा तो पास के एक वृद्धा आश्रम में पहुंचा दिया, जहां उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया और कुछ ही दिनों में वह फिर से ठीक हो चुकी थी। उधर किशोर बाबू अपने किसी दोस्त से मिलने वृद्धा आश्रम पहुँचे तो कोने में बैठी उस महिला को देखते ही किशोर बाबू के पैरों तले जमीन सरक गई। किशोर बाबू ने वहाँ के मैनेजर से पूछा तो मैनेजर बोला कि पता नहीं किशोर जी, बेचारी कौन है ये। बता रही थी इसके बेटे बहू इसे छोड़कर चले गए हैं। अभी 15 दिन पहले ही एक आदमी बेहोशी की हालत में इसे यहाँ छोड़कर गया था। जब देखो बेचारी अपने पति को याद करके बस रोती ही रहती है। यह सब सुनकर किशोर बाबू की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। क्या हुआ किशोर जी, क्या आप इस बूढ़ी औरत को जानते हैं? किशोर जी कपकपाते होठों से बोले, हाँ मैनेजर साहब, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है उस औरत से मेरा। यह मेरी पत्नी शांति जी है। यह सुनकर मैनेजर बाबू भी हैरान रह गए। किशोर बाबू शांति जी के नज़दीक पहुँचे तो सामने पति को देखकर शांति जी फूट फूट कर रोने लगी। तो किशोर बाबू ने शांति जी को गले से लगा लिया। शांति, यह सब कैसे हुआ? तुम तो दिल्ली गई थी ना, तो फिर यहाँ कैसे पहुँच गई? शांति जी बस रोती जा रही थी और उनके बीते हुए कल का चल चित्रण उनकी आंखों के सामने घूमने लगा था। शांति जी, तुम्हारी खांसी तो ठीक ही नहीं हो रही है और यहाँ की दवाई तुम पर असर नहीं कर रहा है। मुझे डर है कहीं कुछ ज़्यादा ना हो जाए। तुम्हें अब दिल्ली जाकर दिखा लेना चाहिए। दुनिया के लोग वहाँ जाकर इलाज करवाते हैं। किस बात की दिक्कत है? बेटा तो पहले से ही उस शहर में रहता है। सोचने वाली बात है, हम अपने बेटे से ही कुछ नहीं कह पाते हैं। यह कैसी विडंबना है। बच्चे अपनी हर छोटी बड़ी मांग माँ बाप से खुलकर कह देते हैं
और हम बूढ़े माँ बाप अपनी तकलीफ़ भी नहीं बता पाते हैं। क्यों? किशोर बाबू अपनी पत्नी शांति जी से कहते हैं। शांति जी बोली, आप मेरी चिंता मत कीजिए जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको यहाँ बोकारो में अकेले छोड़कर मैं दिल्ली कैसे जा सकती हूँ? अभी आपकी नौकरी को 6 महीने बचे हैं और फिर वहाँ बहू भी नौकरी करती है। मैं किसके साथ बात करूँगी? बहू के साथ तो मैं कुल 5 दिन भी नहीं रही हूँ। याद है ना, अपनी मर्जी से शादी करना चाहता था। उसके लिए कितना हमें मक्खन लगाया था कि पढ़ी लिखी नौकरी वाली लड़की है। हमने हाँ कहा और ब्याह कर ले आया और दूसरे ही दिन लेकर भी चला गया था। ना जाने उसका कैसा स्वभाव होगा। किशोर जी बोले, अरे अपने बेटे के घर जा रही हो तो बहू से डरने की क्या बात है? अगर बेटा विश्वासी हो तो फिर बहू कैसी भी हो कोई दिक्कत नहीं होती है। दोनों आपस में बात कर रहे थे, तभी उनके बेटे संजीव का फ़ोन आ गया। किशोर जी ने माँ की तबीयत के बारे में संजीव को बताया तो संजीव बोला, पापा मैंने कभी यहाँ आने से आप लोगों को मना किया है? मैं तो कई बार माँ को बुला चुका हूँ कि आप आ जाओ, यहाँ दिखा देता हूँ, पर वह है कि आपको छोड़कर आना ही नहीं चाहती है। लोग तो यही सोचेंगे ना कि बेटा ही ध्यान नहीं देता है। माँ पत्नी का फर्ज तो बखूबी निभा रही है, परंतु एक माँ और सास होने का फर्ज भी तो उन्हें निभाना चाहिए। अरे यहाँ आएगी और मनीषा को कुछ बातें सिखाएगी, तभी तो कल को वह बोकारो जाकर कुछ दिन ठहर पाएगी, वरना सब लोग तो मनीषा को ही गलत समझेंगे। किशोर बाबू ने शांति जी को बहुत समझाया और उन्हें बेटे के पास शहर भेज दिया। माँ को डॉक्टर से दिखाकर दवाई दिलाकर संजीव बोला, माँ आपके यहाँ अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा, क्योंकि ना तो मेरे पास वक्त है ना ही मनीषा के पास। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है, पर क्या कर सकते हैं। अब आप आई हैं तो यह किराए का घर जैसा लग रहा है, वरना दिल्ली जैसे शहर में अपना मकान लेना यह मेरा एक सपना है, जो लगता है सपना ही रह जाएगा। शांति जी बोली, अरे बेटा भगवान करे तुम्हारे सारे सपने पूरे हो और तुम मेरी चिंता मत करो, मैं रह लूँगी। वक्त धीरे धीरे बीतने लगा। शांति जी को किशोर बाबू की चिंता लगी रहती थी, पर वह पति की खुशी के लिए यह विरह को भी सहने को तैयार थी। मनीषा कुछ करती तो नहीं थी, पर अपनी मीठी मीठी बातों से शांति जी को बहला फुसला कर घर के सारे काम करवा लेती थी। उन्हें भी लगता था कि बहू बहुत अच्छी है। एक रोज़ मनीषा बोली, मम्मी जी हमने आज तक कभी अपने किसी दोस्त को यहाँ नहीं बुलाया। क्या करें, किराए का मकान है, इतना छोटा है कि कहीं कुछ कर भी नहीं पाए। अब आप आई हैं तो हम सोच रहे हैं छोटी सी पार्टी रखें, सबको बुलाएं और आपसे मिलवाएं। आपको कुछ दिक्कत तो नहीं होगी ना? शांति जी हंसकर बोली, अरे नहीं बहू, मैं भी तो पूरे दिन घर में अकेली ही बैठी रहती हूँ। अच्छा है घर में कोई आएगा तो चहल पहल होगी। मनीषा बोली, पर मम्मी जी यह भी तो सोचिए, 12 से 20 लोगों का खाना बनाना कितना मुश्किल है, और अगर होटल से मंगवाते हैं तो बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। छोड़िए, रहने ही देते हैं। शांति जी बोली, अरे नहीं नहीं बहू, अपने ज़माने में मैं तो रोज़ 15 से 20 लोगों का खाना बनाती थी। वह तो तुम्हारे ससुर की नौकरी करने लगे तो मुझे लेकर बोकारो में रहने लगे। आज भी मैं इतने लोगों का खाना तो आराम से बना ही सकती हूँ, तुम बुला लो। मनीषा मुस्कुराने लगी और शांति जी रसोई में जाकर रोज़मर्रा के काम करने लगी। संजीव धीरे से बोला, मनीषा ऐसा ना हो कि माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए और तुम्हारे कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अस्पताल
और दवाइयों में ज़्यादा खर्च हो जाए। मनीषा बोली, अरे कुछ नहीं होगा, और वैसे भी कौन सा उन्हें हम दोबारा डॉक्टर के पास ले जाएंगे। छोटी मोटी दवाइयाँ लेकर दे दूंगी, कुछ नहीं होता है। बस तुम अपना मुंह बंद करो। 2 दिन बाद छुट्टी का दिन था। करीब 20 लोग आने वाले थे। शांति जी सुबह 5 बजे से ही रसोई में लगी पड़ी थी और मनीषा आराम से चैन की नींद सो रही थी। जब रसोई से कुछ बर्तन गिरने की आवाज़ आई तो संजीव जाकर बोला, माँ थोड़ा आवाज़ कम करो, मनीषा सो रही है। एक दिन तो बेचारी को छुट्टी मिलती है, उस दिन भी आप खटपट लगा रखी हैं। अगर आपसे काम नहीं होना था तो आपने हाँ क्यों की। शांति जी बोली, बेटा माफ़ करो, अब ध्यान रखूंगी, अब कोई आवाज़ नहीं आएगी, जाओ तुम सो जाओ। शांति जी सोचने लगी, मैं तो बहू की मदद के लिए हाँ कर दी थी, पर बहू तो मेरी मदद के लिए रसोई में झांकने तक नहीं आई। मुझे क्या मालूम था कि वह सारा काम मुझ पर ही छोड़ देगी। सही कहते हैं संजीव के बाबूजी, मैं हाँ बोलने से पहले सोचती भी नहीं हूँ। अब ओखली में पैर डाला है तो मुसल से क्या डरना। शाम होते होते शांति जी ने सारा खाना टेबल पर लगा दिया, पर उनकी हालत खराब हो चुकी थी। उन्होंने सब काम करके अपने कमरे में आराम करना ही ठीक समझा। धीरे धीरे सभी मेहमान आने लगे। सब खाना खा रहे थे। अचानक से टेबल पर पानी खत्म हो गया। मनीषा शांति जी के कमरे में जाकर बोली, मम्मी जी क्या आपके घर में यही रिवाज है कि मेहमान आए तो खाना सामने रख दो और जाकर सो जाओ। वहाँ सबको पानी की ज़रूरत है और आप यहाँ लेटी हुई हैं। 2 बोतल पानी लाकर रख दीजिए। शांति जी कुछ कहती उससे पहले ही मनीषा चली गई। शांति जी चुपचाप पानी का बोतल लाकर टेबल पर रख दी। तभी मनीषा की एक सहेली बोली, ए बुढ़िया, ज़मीन पर थोड़ी सी चटनी गिर गई है, उसे साफ़ करो वरना हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। शांति जी ने बहू की तरफ देखा तो मनीषा बोली, मुँह क्या देख रही हैं, साफ़ कर दीजिए। शांति जी चुपचाप चटनी साफ़ करके जा रही थी। तभी मनीषा की एक सहेली बोली, मनीषा ये खाना भी अच्छा बना लेती हैं, कभी हमारे घर भी भेजो, 2 गुने पैसे दे दूंगी। इतना कहकर सब हंसने लगे। मनीषा बोली, अरे आजकल नौकरों को रखना इतना आसान नहीं है, बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर, दवाइयों का खर्चा अलग, ऊपर से खाना पीना भी दो, तुम तो रहने ही दो। हाँ अगर कभी तुम्हें कोई ज़रूरत होगी तो तुम्हारे घर भी भेज दूंगी। इतना कहकर मनीषा भी हंसने लगी। शांति जी ने सबकी बातें सुनी तो उनकी आंखें भर आई और वह चुपचाप कमरे में आकर रोने लगी। अपने पति की बातों को याद करने लगी। जब किशोर जी कहते थे कि शांति तुम बहुत भोली हो, किसी की बातों में बहुत जल्दी आ जाती हो। उस वक्त तो मोबाइल का ज़माना भी नहीं था, आस पड़ोस में लैंडलाइन भी नहीं था, थोड़ा दूर पोस्ट ऑफिस था, वहीं पर एक फ़ोन भी था जहां से किशोर जी कभी कभार शांति जी से बात करते थे। बेचारी शांति जी अपने मन की बातें उनसे कह भी नहीं पाती थी। करीब 10 बजे सारे मेहमान चले गए। संजीव ने शांति जी के कमरे में जाकर कहा, अरे माँ, खाना खाई हो कि नहीं? खाना नहीं खाओगी तो और बीमार पड़ जाओगी। और देखो तुम्हारे खाने की लोगों ने कितनी तारीफ़ की है। चलो जाओ, बहुत सारा खाना बचा हुआ है, तुम भी खा लो। शांति जी बोली, नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है। फिर मनीषा आई और बोली, मम्मी जी, मेरी सहेलियों की बातों का बुरा मत मानिए, वह तो वैसे ही मजाक कर रही थी। चलिए आप खाना खा लीजिए, फिर सब समेटना भी है, मैं आपकी मदद कर दूंगी। शांति जी बोली, बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है,
कल सुबह मिलकर सब साफ कर दूंगी। मनीषा बोली, मम्मी जी कल सोमवार है, आप तो आराम से घर में रहेंगी, मुझे तो ऑफिस भी जाना है। चलिए कुछ खा लीजिए, फिर सारा काम ख़त्म कर दीजिएगा। इतना कहकर मनीषा कपड़े बदलने चली गई। देर रात तक काम ख़त्म हुआ, फिर सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। संजीव मनीषा से बोला, मनीषा माँ थक गई होगी, अगर यही हाल रही तो कहीं उनकी तबीयत न खराब हो जाए, फिर जो सोचकर यहाँ बुलाए हैं वह हो नहीं पाएगा और हमारी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। सुबह शांति जी जागी तो देखी पैरों के पास मनीषा बैठी उनके पैर में तेल लगा रही थी। शांति जी हैरानी से उठकर बैठ गई। बहू, यह क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मनीषा अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, कल मेरी वजह से आप बहुत थक गई हैं। कल संजीव ने मुझे बहुत डांटा कि तुम मेरी माँ से कितना काम करवाती हो। मैं उन्हें यहाँ आराम करने के लिए लाया था। मम्मी जी मैं अब काम पर नहीं जाऊँगी, मैं आपकी सेवा करूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सारा बोझ संजीव जी के कंधे पर आ जाएगा। कोई बात नहीं, सब मैनेज हो जाएगा। शांति जी बोली, बहू तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, यही मेरे लिए बहुत है। बच्चों के लिए काम करने में माँ को तकलीफ़ नहीं होती है, बस बच्चे प्यार से बात करें और थोड़ी इज्जत दे, और क्या चाहिए। उस दिन तो शांति जी बहू से इतना खुश हुई कि कल के दर्द को भी भूल गई। समय बीता। एक दिन शाम में संजीव शांति जी के पास मुंह लटकाए बैठा और बोला, माँ आखिर कितने दिन हम किराए के घर में रहेंगे? सोचिए 30 से 35 हज़ार किराया हो जाता है, फिर राशन पानी बिजली का बिल समझ में नहीं आता। क्या जीवन ऐसे ही कट जाएगा? क्या हमारा अपना घर नहीं होगा? शांति जी बोली, बेटा तुम्हारे बाबूजी ने बोकारो में इतना बड़ा घर बनवाया तो है। संजीव बोला, माँ मैं शहर की बात कर रहा हूँ, और आप? मैंने सोचा था दिल्ली में घर ले लूँगा तो बाबूजी के रिटायरमेंट के बाद उन्हें भी यहीं ले आऊँगा, हम सब साथ में रहेंगे। फिर छोटी मोटी बीमारियों के लिए आप लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। पर लगता है मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। शांति जी बोली, नहीं, ऐसा क्यों कहते हो? तुम बताओ घर कैसे ले सकते हो? संजीव झट से बोला, माँ मनीषा थोड़ा सा लोन ले लेगी और थोड़ा सा मैं भी बैंक से लोन ले लूँगा। बाकी की रकम अगर आप पापा के रिटायरमेंट वाले फंड से दिलवा दे तो हमें फ्लैट खरीदने में आसानी हो जाएगी। शांति जी बेटे के मुंह में आ गई और पति से बोली कि थोड़ी मदद कर दीजिए, यह भी हमारे लिए ही सोच रहा है। किशोर बाबू ने पत्नी को समझाया कि उसकी पढ़ाई और बेटी की शादी में पहले ही बहुत लोन ले चुका हूँ और हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा यह फंड का पैसा, पर तुम कह रही हो तो मैं दे देता हूँ। किशोर बाबू ने 50 लाख का इंतजाम कर दिया और बाकी का रकम भी गांव की ज़मीन बेचकर दे दी गई। बेटे शांति जी से कहा था कि वह घर शांति जी के नाम पर लिया जा रहा है और एक दिन उन्हें तैयार करके रजिस्ट्री के लिए कोर्ट ले जाया गया। वहाँ शांति जी को समझ नहीं आ रहा था कि रजिस्ट्री के पेपर में बहू का फ़ोटो क्यों है और उसे भी कोर्ट क्यों लाया गया है। उस पेपर में मनीषा का फ़ोटो और नाम देखकर शांति जी का माथा एक बार ठनका, पर बेटे पर विश्वास न करना यह भी तो अच्छा नहीं है। पति वहाँ बोकारो में थे और शांति जी यहाँ बेटे के पास इलाज के लिए आई थी। वह पति से कुछ कह भी नहीं पाती थी कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। 1 महीने बाद जब संजीव माँ और पत्नी को लेकर फ्लैट पर पहुँचा
तो शांति जी हैरान थी कि बेटे ने कहा था 3 रूम का घर लेना है, पर यह तो डुप्लीकेट्स है, जो कि नया नहीं बल्कि सेकेंड हैंड घर है। मनीषा झट से ऊपर जाने लगी और अपनी सास से बोली, मम्मी, यह नीचे जो एक कमरा है वह आपका है। बार बार आपको सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कत होगी, इसीलिए आप नीचे ही रहिए। समय बीता तो पता चला उस घर को खरीदने में मात्र 80 लाख रुपए लगे थे। इसका मतलब है उस घर को खरीदने में सारे पैसे संजीव ने अपने माता पिता से लगवाई और बाकी के पैसे उसने मार लिया, और ऊपर से घर के कागजों पर भी बहू का ही नाम था। शांति जी को समझने में देर नहीं लगी कि वह अब ठगी जा चुकी है। उन्हें वहाँ इलाज के लिए नहीं बल्कि पैसे ऐंठने के मकसद से बुलाया गया था। कुछ रोज बाद उन्होंने वापस बोकारो जाने की जिद की, तो मनीषा ने खुशी खुशी उन्हें जाने के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि अब तो उसका मकसद पूरा हो चुका था। घर जाकर शांति जी ने किशोर बाबू को सारी बात बताई। किशोर बाबू बोले, अब बेटे पर केस करके भी हम क्या ही कर सकते हैं, लेकिन यह घाव मवाद बनकर अंदर ही अंदर हमें गलाता रहेगा। अब शांति जी अपने पति के पास है, लेकिन बेटे की बेईमानी और फरेब उनके हृदय को छलनी कर गया था। एक दिन शांति जी ने बेटे से पूछ ही लिया कि आखिर तुमने हमारे साथ ऐसा फरेब क्यों किया। अब बेटा ही अगर माँ बाप को धोखा देगा तो कोई किसी और पर क्या विश्वास करेगा। संजीव बेशर्मों की तरह एक टूक जवाब दिया, अरे माँ, मनीषा अलग लोन ले लेती तो आगे चलकर हम इससे बड़ा घर लेने के लिए लोन कैसे लेते, और क्या हुआ अगर उसके नाम पर घर खरीद लिया तो। वैसे भी आप लोगों के मरने के बाद सब कुछ तो हम लोगों का ही होगा, तो यह आपका नाम मैंने हटा दिया। बेटे की बात सुनकर दोनों पति पत्नी अतिशय दुखी हो गए। शांति जी बोली, एक माँ को दुखी करके संसार में कोई सुखी नहीं रह पाया है, तो तुम कैसे चैन से सो पाओगे। तुम्हारी पत्नी ने मेरे साथ वहाँ कितना खराब व्यवहार किया, फिर भी मैं कुछ नहीं बोली, पर तुमने जो मेरे साथ धोखा किया उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। याद रखना, सच कहते हैं लोग, एक माँ की हाय कभी न कभी मिलती ही है। समय बीता, बहू की नौकरी छूट गई और संजीव का बिजनेस भी घाटे में चलने लगा, तो उसे वह नया घर बेचना पड़ा और फिर उसे इस किराए के मकान में रहना पड़ा। तब उसे माँ बाप की याद आई और एक दिन गिड़गिड़ाते हुए संजीव बोला, बाबूजी, मैं कर्ज में डूब गया हूँ, अगर आप लोग कुछ मदद कर दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। शांति जी ने साफ साफ शब्दों में कहा, बेटा, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीते हैं। दिल्ली में जो तुमने मेरे साथ फरेब किया, मैं उसे कभी भूल नहीं पाऊंगी। क्या वह मकान मैं मरने के बाद अपने साथ ले जाती? अरे, आखिरकार सब कुछ होता तो तुम्हारा ही। इसके लिए माँ से फरेब करने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें किसी और की नहीं, मेरी हाय लगी है। किशोर बाबू बोले, बेटा, याद है तुम्हें 6 महीने पहले तुमने कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी और अपनी माँ को सपने दिखाकर अपने पास बुलाए थे, पर तुमने और तुम्हारी पत्नी ने शांति जी के साथ कितना बुरा व्यवहार किया। खैर छोड़ो, मैं पुरानी बातों पर मिट्टी डालता हूँ और तुमसे इतना ही कहता हूँ कि दोबारा यहाँ मत आना और ना ही हमें फ़ोन करना। और हाँ, बोकारो वाला मकान हमने तुम्हारी बहन के नाम कर दिया है और तुमसे अब हम कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते।
हमारे जीवन यापन के लिए हमें सरकार पैसे देगी। हमें तुम जैसे बच्चों की कोई ज़रूरत नहीं है जो अपने ही माँ बाप से फरेब करते हैं। तुमने सोचा एक बार कि अपना ही बेटा अगर फरेब करे तो माँ बाप किस पर विश्वास करे। इतना कहकर किशोर जी ने बेटे बहू को घर से निकाल दिया। संजीव वहीं दरवाजे पर ही अपना माथा पकड़कर बैठ गया कि जो उम्मीद की किरण थी वह भी अब बुझ गई। मनीषा बोली, यह सब हमारे लालच का नतीजा है। ना हम लालच करते और ना ही हमारी ये हालत होती। सच कहा है किसी ने, अब पछताए क्या होत, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। और दोनों वहाँ से चले गए। शांति जी ने एक बार भी बेटा का मोह नहीं किया और ना ही कभी पलट कर उसे देखा। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर स्टोरी आपको मिल जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।